डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब लोग बिल्कुल बेहतर होंगे। आज हम लोग 11th क्लास के चैप्टर सेकंड को स्टडी करेंगे। चैप्टर सेकंड, एंड इस चैप्टर का नेम है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण। ओके, और आपको बता दें कि आप इस चैप्टर को हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों लोग स्टडी कर सकते हैं। ओके, एंड हम लोग टोटल चैप्टर एक ही क्लास में और करेंगे, स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग टू फाइनल टोटल। ओके, एंड अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं इस चैप्टर की, देन माई 100% गारंटी यू विल अंडरस्टूड दिस। आप पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे, तिनकी बात। ओके, एंड पूरी चीज आपको पढ़ाऊंगा एकेडमिक लेवल पे जितनी जरूरत होगी क्लास 11th की इस चैप्टर में। बस आप पूरे चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, इसी एक वीडियो में मैं पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टेड टाइम नाउ स्टार्ट द चैप्टर। ओके, नाउ तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले जो देखते हैं वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी जिनको हम कहते हैं हिंदी में मूल राशियां। सबसे पहले इनको देखते हैं। एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में आपने इसका डेफिनेशन एक तरीके से देख लिया है, यहां हमको सिर्फ थोड़ी सी जरूरत है। क्या चीज कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो बिल्कुल फ्री हैं, दूसरे अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर क्या नहीं करती हैं, डिपेंड नहीं करती, उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। वे भौतिक राशियां जो स्वयं में स्वतंत्र हैं, वो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है ना, यानी आप उनको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दें, जैसे द्रव्यमान, मास एंड टाइम, समय। क्या कोई इंटर रिलेशन है द्रव्यमान का टाइम से? क्या आप कह सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1 सेकेंड? क्या आप 1 किलोग्राम को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। लंबाई, लेंथ, क्या आप लेंथ को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 आवर्स इज इक्वल टू 100 मीटर? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो ईच अदर डिपेंड नहीं करती, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल फ्री होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ, टाइम, समय। ओके, सो दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स को यूज करते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। यानी एक सीधे सीधे शब्दों में फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मात्रक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या चीज है पिछली वीडियोस में। जैसे द्रव्यमान एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है, तो इसका मात्रक जिसमें आप इसको मेजर करते हो किलोग्राम, दिस इज फंडामेंटल यूनिट। टाइम मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको आप मेजर करते हैं सेकंड में, ये मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ ये मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको आप मेजर करते हैं मीटर में, ये फंडामेंटल यूनिट हो गई। ओके, थर्ड चीज जो है जो आपको पढ़नी है वो है व्युत्पन्न राशियां।
डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज? व्युत्पन्न मतलब से उत्पन्न, उत्पन्न, फ्रॉम, ओरिजिनेट, यानी ऐसी क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ओरिजिनेट हैं, ठीक है ना, उनको आपस में कन्वर्ट कर सका जाए। मैं आपको दिखाता हूं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्हीं दोनों से तो मिलकर फोर्स बना। वो एक कैसी क्वांटिटी हुई? व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज। देन दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो भौतिक राशियां जो मूल राशियों से बनी होती हैं, उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे फोर्स, स्पीड, चाल। स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी। इन दोनों से मिलकर हमारी कौन बन रही है? स्पीड बन रही है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। आफ्टर दैट फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स? जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को आप जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल यूनिट्स में मेजर करते थे, वैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज को आप डिराइव्ड यूनिट्स में मेजर करोगे। या यूं कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो थी हमारी, जो व्युत्पन्न राशियां थी, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी थी, वैसे डिराइव्ड यूनिट्स जो बनेंगी वो फंडामेंटल किससे बनेगी? यूनिट्स से बनेंगी। ठीक है ना? ये फ्री नहीं होती हैं, ये आपस में रिलेटेड होती हैं। जैसे कैसे? जैसे स्पीड डिस्टेंस से रिलेट कर रही है, या फिर जैसे फोर्स एक्सीलरेशन से रिलेट कर रही है। एक्सीलरेशन किससे रिलेट कर रही है? फोर्स से रिलेट कर रही है। समझ सके इस चीज को? आइए आगे जरा बात करते हैं। अब क्या कहते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स किससे बनी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट से। जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होती है। जैसे एग्जांपल, जैसे स्पीड की यूनिट की बात कर लें तो स्पीड की जो यूनिट होती है सबको पता है। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। एंड टाइम की क्या होती है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज अ फंडामेंटल यूनिट, एंड मीटर पर सेकंड जो बना, ये जो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट है, मीटर पर सेकंड। स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो फंडामेंटल यूनिट से ही तो बना है। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है उसमें? मीटर है एंड कौन है? सेकंड है। फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स हमारी फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन, जिसको आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। किलोग्राम इज फंडामेंटल यूनिट, मीटर इज फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज फंडामेंटल यूनिट। सो जो फोर्स की यूनिट बनी वो ही फंडामेंटल यूनिट से ही तो मिलकर बनी हुई है। दिस इज आल्सो डिराइव्ड यूनिट। So it is total discussion about the fundamental quantities, fundamental units, derived quantities and derived units. Okay, and let's forward it something other else. Okay, let's see. देखिए, एक बात आपसे कहते हैं
कि हमारे पास जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो प्रॉपर संख्या है वो केवल 7 है। हमारे पास 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो अभी हमने आपको बताई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम पूरे इस हमारी जानकारी में जो हमारा यूनिवर्स है सब कुछ उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। मीन टू से आप अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाएं, आपको जो कुछ भी दिख रहा है उन सब को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इन्हीं 7 फंडामेंटल किसके फॉर्म में, क्वांटिटीज के फॉर्म में। उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में हम उन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही 7 द्रव्यमान, लंबाई, समय, उष्मागतिक ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ओके, अब सबसे बड़ी चीज होती है कि डायमेंशन क्या है। क्या है डायमेंशन? विमा क्या है? बिग क्वेश्चन। व्हाट इज डायमेंशन? व्हाट इज विमा? आई वांट टू से टू यू, you know speed and also acceleration. Speed means चाल आप जानते हैं, एक्सेलरेशन जानते हैं, त्वरण। ओके, चाल किसे कहते हैं? दूरी बटे समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन, दिस इज चाल। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जस्ट सी, यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट व्हाट इज? वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, यानी अल्टीमेटली जो यूनिट है एक्सेलरेशन का दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू कैन सी यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बोथ? कैसे आप एक तरीके से दोनों में डिफरेंस कर पा रहे हैं? अगर कहीं लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड और कहीं लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप तुरंत कहते हैं दिस इज स्पीड, दिस इज एक्सेलरेशन। दोनों में यूनिट तो सेम है, मीटर एंड सेकंड, मीटर एंड सेकंड। जिन यूनिट्स का यूज हुआ है वो तो सेम है दोनों में मीटर और सेकंड का यूज हुआ है। मीटर यानी लेंथ को यूज किए हैं, सेकंड यानी किसको यूज किए हैं, टाइम को यूज किए हैं। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रही है? वो है पावर्स। मीटर और सेकंड दोनों की पावर 1 है, ऊपर जाएगा सेकंड तो -1 हो जाएगा। और यहां मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहां मीटर सेकंड दोनों 1 एंड -1 ऊपर जाने के बाद, और यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर 1 सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा -2। यानी कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं, जैसे मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फिजिकल क्वांटिटीज को जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मीटर सेकंड, इनके ऊपर ये जो पावर्स घातें चढ़ाई गई हैं, यही डायमेंशन है। यही क्या है? डायमेंशन है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स को जिन फंडामेंटल यूनिट से बनाया गया है, उन फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर्स हैं,
उन्हीं को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। आपको और भी एग्जांपल समझाते हैं। नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने दो क्वांटिटीज देखी होंगी, मोमेंटम एंड फोर्स। मोमेंटम मीन्स संवेग एंड बल। संवेग की बात करें अगर मोमेंटम की तो मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स की बात करें यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मोमेंटम की यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फोर्स की यूनिट निकालें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू कैन सी दैट द यूनिट ऑफ मोमेंटम इंक्लूडेड थ्री फंडामेंटल यूनिट्स, किलोग्राम मीटर सेकेंड। यू कैन सी दैट यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट में भी तीन फंडामेंटल यूनिट्स हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड, है ना? लेकिन क्या दोनों सेम यूनिट हैं? नहीं, दोनों के यूनिट्स में डिफरेंस है। किलोग्राम की पावर यहां 1 है, मीटर की पावर यहां 1 है, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1। यहां किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर भी 1 है, बट सेकंड की पावर -2 है। यानी इन दोनों में सेम फंडामेंटल यूनिट्स तो यूज हैं, लेकिन उनकी पावर सेम नहीं है। इसमें पावर 1 1 -1 है, इसमें पावर 1 1 -2 है। कहीं ना कहीं हम इसी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये मोमेंटम की यूनिट है और ये फोर्स की यूनिट है। यानी अगर कहीं भी लिखा रहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप कहीं ना कहीं इन यूनिट्स को देख करके ये बात आप पहचान सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि एक फोर्स है और एक मोमेंटम है, एक बल है और एक कौन है? संवेग है। तो आप कह सकते हैं कि जो यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट्स हमेशा हमें मदद करती हैं, हेल्प करती हैं क्वांटिटीज को पहचानने में। और यकीनन जो हेल्प करता है वो डायमेंशन है, पावर्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। ठीक है ना? तो कह सकते हैं कि प्रत्येक जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है, वो मूल किससे बनी होती है? मात्रकों की सहायता से बनाई जाती है, फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से बनाई जा सकती है। और इन्हीं भौतिक राशियों के, फिजिकल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स, मूल राशियों, मूल मात्रकों के ऊपर जो पावर्स चढ़ाई जाती हैं, घातें चढ़ाई जाती हैं, उन्हीं को विमा कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। सो डायमेंशन इज द पावर अपॉन द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एंड मैं आपको क्या कहता हूं कि जब हम एक बहुत तुरंत, ये तो विमाओं की बात नहीं, विमा क्या है? द पावर्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उनके ऊपर जो पावर्स होती हैं, उन्हीं पावर्स को ही हम डायमेंशन कहते हैं, विमा कहते हैं। अब सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या चीज आती है? डायमेंशनल फार्मूला क्या है? डायमेंशनल फार्मूला क्या है? विमीय सूत्र क्या है? क्या है डायमेंशनल फार्मूला? विमीय सूत्र। दिस इज क्लियर कि डायमेंशनल फार्मूला कहीं ना कहीं डायमेंशन से रिलेट करेगा, कोई इंटर रिलेशन जरूर है। अब आपको बता देते हैं क्या है डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम किसी फंडामेंटल, किसी फिजिकल क्वांटिटी जस्ट लाइक फोर्स, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, फंडामेंटल यूनिट के सिंबल की पावर में
सिंबल की पावर में इन्हीं डायमेंशन को लगा दें। जैसे फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो करें क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। अब करें क्या, ये यूनिट हो गया फोर्स का, इसका सिंबल लिखें। जैसे किलोग्राम का सिंबल मास है, मीटर का सिंबल लेंथ है, सेकंड का सिंबल टाइम है। अब इनकी पावर चढ़ा दें वही 1 2, मतलब 1 1 और इस पर -2। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला, MLT -2। इट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल के ऊपर डायमेंशंस को अगर चढ़ा दिया जाए, लिख दिया जाए, तो वो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। किसी भौतिक राशि के मात्रकों के प्रतीकों के ऊपर जो विमाएं चढ़ा दी जाती हैं, घातें चढ़ा दी जाती हैं, और ऐसा करके लिखने में उन्हें और बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं फिर, तो इनको क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मींस लेंथ, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगा -2। सेकंड क्या है, टाइम की पावर -2, मीटर की पावर 1 है। यूनिट्स के सिंबल्स के ऊपर जो पावर चढ़ा दी गई। अब इसमें कहीं मास नहीं नजर आ रहा है, हम आगे मास की पावर क्या लिख दें, 0। इसको बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दें। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। यानी सबसे सिंपल बात क्या हो गई डायमेंशनल फार्मूला को लेकर के, बताता हूं। सबसे सिंपल बात क्या हुई डायमेंशनल फार्मूला को लेकर के, कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल के ऊपर पावर के फॉर्म में डायमेंशन को लिख दें और बिग ब्रैकेट में क्या कर दें, क्लोज कर दें। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। जस्ट लाइक फोर्स की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। अब किलोग्राम का मतलब मास होता है की पावर 1, मीटर का मतलब लेंथ होता है की पावर 1, सेकंड का मतलब टाइम होता है की पावर -2। एक साथ कर दें, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि बिग ब्रैकेट के अंदर जो पावर्स होती हैं दैट इज फाइनल पावर्स। बिग ब्रैकेट के बाद कोई पावर नहीं लगाई जाती। ये शो करती है बिग ब्रैकेट कि दिस इज फाइनलाइज पावर, अल्टीमेटली पावर्स, अंतिम घातें होती है। ये हो गया बेटा, ठीक है ना। अब एक प्रश्न ये है कि सर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी, करोड़ों, नंबर ऑफ लैक्स, करोड़्स द फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो सर सबके अपने अपने फंडामेंटल क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। बिल्कुल सही है, सबके अपने अपने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो यानी सबके लिए अलग अलग डायमेंशनल क्या भी होगा, फार्मूला भी होगा। जी हां, करोड़्स फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो करोड़्स फंडामेंटल यूनिट्स पे हैं, तो करोड़्स उनके क्या हैं, डायमेंशनल फार्मूला भी है। सबको याद कैसे रखेंगे, सबको याद नहीं करेंगे।
हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जैसे चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे आगे आगे, हर चैप्टर में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी सबका मैं आपको क्या भी दूंगा, डायमेंशनल फार्मूला, सबका डायमेंशनल फार्मूला दूंगा। चैप्टर आने पर 50-60 तो मैं आपको इसी चैप्टर में दे दूंगा। इसके बाद आपसे एक बात और कहें कि सर थोड़ा सा एक और बेसिक कमेंट चाहते हैं डायमेंशनल फार्मूला में, आइए हम आपको बताते हैं वो बेसिक कमेंट क्या है। बेसिक कमेंट क्या है, जो मैं आपको बेसिक कमेंट देने चल रहा हूं, ये आपको रिलैक्स करेगा, मतलब आपको टेंशन फ्री करेगा। कैसे? ये बात सही है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज करोड़स हैं। लर्न कैसे करेंगे सबको, हम आपको बताते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर बनी है। सात मूल राशियों से ही बनी है ये। कोई भी हो, दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। यानी कि सारी की सारी करोड़ फिजिकल क्वांटिटी केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है। तो आपको इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करना होगा। मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, कैंडेला एंड मोल। सारे लोग इन्हीं 7 से मिलकर बने होंगे। यानी सबके डायमेंशन फार्मूला में, सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ करोड़, बहुत करोड़ हैं, सबके डायमेंशनल फार्मूला में इन्हीं 7 सिंबल्स होंगे। सब में 7, यस सब में 7, क्योंकि सब बने तो इन्हीं 7 से हैं। तो सर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला होंगे, हाँ अलग अलग होंगे। तो सिंबल्स तो वही रहेंगी, तो चेंज क्या होगा, इनकी पावर्स चेंज हो जाएंगी। जैसे वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केवल पावर्स ही तो चेंज है। तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले में सिंबल्स सेम होंगे, केवल उनकी क्या चेंज हो जाएंगी, पावर्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, क्या चेंज हो जाएगी, पावर। आप एश्योर रहिए, आप पहले से जानिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके डायमेंशनल फार्मूले में इन्हीं 7 लोग का यूज होना है, बशर्ते उनकी पावर्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना। अब जैसे आपको पता है कि स्पीड में मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर -1 ऊपर जाकर, तो आपको ये पता है पहले से। अगर आपको क्वांटिटी के बारे में जानकारी है तो आपको पावर्स के बारे में भी जानकारी है, तो आप डायमेंशनल फार्मूला बड़ी आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, आइए आपसे एक बहुत छोटी सी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा फटाक से। क्या कहते हैं एक छोटी सी बात के बारे में, देखिए वो बात ये है कि हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। नॉट नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, that mean to say an unknown physical quantity। अननोन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आप क्या नहीं जानते।
अननोन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मैं ये नहीं जानता कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मैं ये फिर भी जानता हूं क्या, कि उस फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही यूज हुआ है। मास का, लेंथ का, टाइम का, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का, करंट का, या लुमिनस इंटेंसिटी का, एंड पदार्थ की मात्रा का। ये मुझे पता है कि इन्हीं 7 में से कुछ लोग यूज हुए होंगे उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी के भी किसको बनाने में, डायमेंशनल फार्मूला को बनाने में। यही 7 लोग से मिलकर वो फिजिकल क्वांटिटी बनी। दुनिया की कोई फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं 7 लोगों में से 2-4 लोगों से मिलकर बनी होती है सर। लेकिन आप फिजिकल क्वांटिटी को जानते नहीं है ना, तो आप सबकी पावर्स भी तो नहीं जानते होंगे। ऑफकोर्स नहीं जानता हूँ। जब मुझे पता है जब एक्सीलरेशन होगा तभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, वेलोसिटी होगा तो मीटर पर सेकंड होगा, ये मुझे पता है। फ्रीक्वेंसी होगी तो 1 टाइम सेकंड इनवर्स होगा केवल। तो जब आपको क्वांटिटीज पता होंगी तभी आपको पावर्स पता होंगी। अगर आपको क्वांटिटीज नहीं पता तो आपको पावर्स भी नहीं पता है। जी हाँ, तो पावर्स भी अननोन है, यानी आपके डायमेंशन भी अननोन है, घातें भी अननोन है। मैं मान लेता हूं ABCDEFG, तो क्या कहते हैं, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। ये डायमेंशनल फार्मूला है किसका, अननोन फिजिकल क्वांटिटीज का। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में केवल इतना लिख देते हैं, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। शॉर्ट में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। और उसका डायमेंशन कौन कौन है, डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी ABC। और आपको बता देते हैं, आप कभी भी इनके ऑर्डर को नहीं मिस्टेक करेंगे। ऑर्डर हमेशा यही रखेंगे जो मैंने रखा है, पहले मास, देन लेंथ, देन टाइम, देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, देन एम्पियर, देन कैंडेला एंड देन मोल। आप कभी भी इसको रैंडम नहीं करेंगे कि L पहले लिख दिया, M बाद में लिख दिया। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको केवल डायमेंशन दिए होते हैं, ABC आपको डायमेंशन प्रोवाइड कर दिया, आपसे कहा आप डायमेंशनल फार्मूला राइट डाउन करिए। अगर आपको डायमेंशन से डायमेंशनल फार्मूला राइट डाउन करना है डायमेंशन से डायमेंशनल फार्मूला, तो आपको मान लीजिए ABC दे दिया, तो आप कैसे राइट डाउन करोगे, M के ऊपर A, L के ऊपर B और T के ऊपर क्या, C। ये हो गया। लेकिन अगर आप रैंडम इसको यूज करते हो तो दिया हुआ है M के ऊपर की पावर और लगा दिए किसके ऊपर, T के ऊपर। दिया हुआ है B के क्या बोलते हैं, लेंथ के ऊपर का B और आप लगा दिए किस पर, M के ऊपर लगा दिए। अगर आप हमेशा इस ऑर्डर को यूज करते हो, पहले M, पहले L, फिर T, फिर H, फिर A, तो आप पावर्स को भी ऐसे लगते चले जाओगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा ऑर्डर में यूज करें MLT को, तो पावर्स जो दी है उसको भी ऑर्डर। जैसे मान लीजिए आप कोई फायदे से, मान लीजिए ये, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दें कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर सेकंड की पावर -1। अगर इसके डायमेंशन को देखें तो 1 और -1, 1 और -1। तो 1 किसका है, 1 है किसका, लेंथ का है, और -1 किसका है, टाइम का है। अब आपको केवल 1 और -1 दे दिया और आपसे कहा डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, आप लिख दिए m की पावर 1 और l की पावर -1। क्या यही होता है वेलोसिटी का? नहीं, वेलोसिटी में कहीं मास होता ही नहीं। वेलोसिटी में कहीं क्या नहीं होता, मास होता ही नहीं है। तो सर अब तो गड़बड़ हो गया, चूंकि हमारे पास तो केवल L और T था, 1 -1 दिया तो हमने तो गड़बड़ लिख दिया, तो गड़बड़ तो लिख ही दिया। तो आप क्या करिए, भले अगर मास नहीं है यहां पर, तो आप आगे लिखिए m, और m की पावर चढ़ा दें क्या, 0। अब आपसे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों, अब आपको 0, 1 और -1 देगा। आप जब लिखोगे डायमेंशन से डायमेंशनल फार्मूला, तो m की पावर 0 लगाओगे, L लिखोगे और T की पावर -1 लिखोगे। कहीं हुआ फॉल्ट? नहीं हुआ। तो अगर m ना रहे तो आप m की पावर 0 लिख दो। अगर मान लीजिए जैसे कि फ्रीक्वेंसी होता है,
फ्रीक्वेंसी का मतलब सिर्फ 1/t होता है, तो इसका जो डायमेंशनल t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टाइम की पावर -1, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये होगा t की पावर क्या, -1, ये होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। यानी इसका डायमेंशन क्या हुआ, केवल -1 इसका डायमेंशन हुआ। अगर केवल -1 इसका डायमेंशन हुआ तो आपको दे दिया किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन -1 है, जरा डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, तो आप क्या लिख दोगे, आपको आप -1 दिया है, अगर आप होशियार हैं, आप जानते हैं कि क्रम से लिखना है, तो आप m की पावर लिखोगे -1। तो गलती हुई ना आपसे, आपको उसको देना चाहिए था क्या, 0 0 -1। इसका मतलब कि जिसकी लिखनी यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो m की पावर 0, l की पावर भी 0 और t की पावर क्या, -1। करेक्ट हो गया ना बेटा। तो अगर आप कभी भी डायमेंशनल फार्मूला लिखें, अगर आप में m और l नहीं है तो आप m के लिए 0 लिख दें, l के लिए 0 लिख दें, फिर t का लिखें -1। अगर m l t तीनों नहीं है, जैसे आपको टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का केवल थीटा h की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, केवल 1 नहीं, आप लिखिए 0 0 0 1, मतलब 0 0 0 3 बार, क्यों, 0 m नहीं है, ये 0 l नहीं है, ये 0 t नहीं है, ये 1 चूंकि थीटा h है। ये क्रम होना चाहिए आपका, समझ सके मेरी बात को। अब आइए हम लोग चलते हैं, जरा कुछ लोग का निकाल लेते हैं, क्या, डायमेंशनल फार्मूला। चलिए स्टार्टअप करते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकालना। अब हम लोग कुछ क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का विमीय सूत्र, भौतिक राशि का विमीय सूत्र, जरा इंपॉर्टेंट है मेरा क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल क्या बेटा, फार्मूला। देखिए कैसे, जैसे आपको सबसे पहले ले चलते हैं वेलोसिटी, वेग। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक बात आप नॉलेज में रखिएगा, जिसका डायमेंशनल फार्मूला चाहते हैं उसका आपको फिजिकल फार्मूला पता होना चाहिए, भौतिक सूत्र। जैसे वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। जब फिजिकल फार्मूला पता होगा उस क्वांटिटी का जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तभी आप डायमेंशनल फार्मूला क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। अब इसका निकालते हैं हम लोग क्या बेटा, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, लंबाई ही तो है डिस्प्लेसमेंट, टाइम का सिंबल टी, इसको लिख सकते हैं LT -1। लेकिन स्टूपिड पर्सन ऐसा लिखता है, गोबर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति क्या लिखता है, M भी लिखेगा, L भी लिखेगा, T भी लिखेगा, लेकिन M के ऊपर क्या चढ़ा देगा, 0। तो डायमेंशन क्या हुआ वेलोसिटी का, जीरो 1 -1। नाउ एक्सेलरेशन,
त्वरण, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ट्राइंग टू अंडरस्टूड। अब मैं ऐसे कर दूंगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। आप बताएं क्या वेलोसिटी में चेंज कैटाहल होता है? वेलोसिटी में चेंज भी तो वेलोसिटी होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? ये LT - 1। टाइमिंग का T, LT - 1, ये भी ऊपर गया एक और -1, LT - 2। लेकिन मूर्ख लोग ऐसा लिखते हैं, समझदार लोग कैसे लिखते हैं? m⁻0 LT - ओके। इनका डायमेंशन क्या हुआ? 0, 1, -2। अब देखते हैं बेटा क्या फोर्स। फोर्स बल क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देख लें फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला, मास को m से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन का अभी आपने निकाला था LT - 2, दैट इज mLT - 2। इसका डायमेंशन 1, 1। चैलेंज है मेरा, क्या पूरे फिजिक्स के 64 चैप्टर्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहां इसका यूज ना हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नेम इज अमिताभ बच्चन। फोर्स आप जरूर याद रखिएगा, सबसे अधिक बार यूज होगा किसका? फोर्स का, mLT - 2। ओके, नाउ लेट्स सी वर्क। अब आप काइनेटिक एनर्जी कह लें, पोटेंशियल एनर्जी कह लें, कोई एनर्जी कह लें, हीट कह लें, कोई भी एनर्जी, सब वर्क ही है। तो वर्क का कैसे निकलेगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स सबको ही जानता है, अभी अभी बताया मैंने। डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही है। So what will be the dimensional formula? m(L(L(L) square T - 2। डायमेंशन क्या हुआ इसका? m⁻1, L⁻2 और T⁻²। ये इसके डायमेंशन हो गए। ठीक है, इसे भैया लिखते हैं। ओके, इसको ब्रैकेट में लिखने का विधान नहीं है, आप चाहें तो ना लिखें। ठीक, अब उसके बाद क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट, पहले जब बोर्ड हुआ करता था 11th तो बड़ा पूछता था, हम लोग जब थे 12th में 11th, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला। हमने आपसे कहा कि आपको जिसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए पहले उसका फिजिकल फार्मूला चाहिए। आप जानते हैं अगर दो पार्टिकल्स हैं, इनके मास m1 m2 हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। 9th क्लास में आपने पढ़ा है।
इसको। अब यहां से आपको कैपिटल जी का निकालना पड़ेगा, पहले फार्मूला निकालना पड़ेगा तभी डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। सो अब यहां से अगर निकालते हैं जी का डायमेंशनल फार्मूला, तो फोर्स का तो सबको पता है, अभी अभी बताया, mlt माइनस 2, और r डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और r का स्क्वायर है तो यल का स्क्वायर। m भी मास है, दूसरा m भी क्या ही है, मास ही है। अब काटते नहीं है इसको, लेकिन मैं काट दिया हूं। बना क्या, m ऊपर गया -1 l क्यूब t की पावर -2, यानी इसका जो डायमेंशन निकल कर आया वो -1, 3 एंड -2। दिस इज ग्रेविटेशनल फार्मूला। ओके, आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप भी होम एग्जामिनेशंस में, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछ लेता है। नेक्स्ट, व्हाट इज दैट? सिक्स्थ, टार्क्यू, टाउ। व्हाट इज टार्क्यू? एक्चुअली इसको बोलते हैं, अगर मान लें ये एक फोर्स अपवर्ड है और ये एक फोर्स डाउनवर्ड है, दोनों इक्वल हैं और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है इन दोनों के बीच, दोनों फोर्सेस की वर्किंग लाइन के बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जो टार्क्यू होगा विल बी फोर्स इनटू r। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो फोर्स का mlt माइनस 2, दिस इज टार्क्यू मीन्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वर्किंग लाइन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, एंड r इज डिस्टेंस, सो दैट विल बी आल्सो l m l स्क्वायर t माइनस 2। अब इनका अगर डायमेंशन की बात करें तो 1 2 -2 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेवंथ, प्रेशर। इसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। अब प्रेशर, दाब। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल। अब अगर यहां से प्रेशर का क्या निकालें, डायमेंशनल फार्मूला, तो फोर्स का mlt माइनस 2, एरिया का l स्क्वायर, एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ भी लेंथ है और ब्रीथ भी तो लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ मतलब लेंथ स्क्वायर। m l टू द पावर 1, बट ये 2 ऊपर जाएगा -2 t माइनस 2। व्हाट शुड बी m l माइनस 1 t माइनस 2। ओके, डायमेंशन की बात करते हैं अगर 1 -1 -2 फॉर प्रेशर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पावर। सामर्थ्य क्या कहते हैं? रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। माय डियर स्टूडेंट, फोर्स mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट l, टाइमिंग t,
सो नाउ द फार्मूला इज m l स्क्वायर t माइनस 2, ये 1 ऊपर जाएगा -1, सो इट विल बी m l स्क्वायर t माइनस 3. What will be the dimension? 1, 2, -3. Okay, this is the dimension. Okay, my dear students. Next, 9th, surface tension. हिंदी में इनको बोलते हैं पृष्ठ तनाव. क्या चीज है ये? लेट्स कंसीडर दिस इज, ये कोई पानी की बूंद है, ड्रॉप ऑफ वाटर. ओके, आप इस पर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींच दें. इसकी लेंथ कितना मान लें? L मान लें. ओके, अब आप मान लीजिए इधर भी मॉलिक्यूल वाटर का है, इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल, इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल, इधर भी वाटर का, इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल, इधर भी. ये मॉलिक्यूल्स इधर के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींच रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल्स इधर के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर, ये मॉलिक्यूल्स इधर के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर, और ये मॉलिक्यूल्स इधर के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर. अगर मैं ये मान लूं कि पूरी लेंथ पर जो फोर्स लग रही है, इस पूरी लेंथ पर F लग रही है, ठीक है ना, तो फोर्स ऑन लेंथ L इज इक्वल टू F. ओके, पूरे L लेंथ पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? F. तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू F बाई L. अगर पूरे L पर F लग रहा था तो यूनिट एकांक लंबाई पर F बाई कितना? L. तो इसी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं, F बाई L. इनका डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का mlt माइनस 2, लेंथ का L. इट वुड बी m L की पावर 0 t की पावर -2. सो डायमेंशन क्या हुआ? 1 0 -2, 1 0 -2. ओके, नेक्स्ट, फोर्स कांस्टेंट. ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने होम एग्जामिनेशन दे सकें. बाकी जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे वो तो मैं सारा फॉर्मूला बताऊंगा ही. फोर्स कांस्टेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं बल नियतांक. ओके, कैसे निकालते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला? आप पहले समझें. आप मान लें अगर कि ये कोई स्प्रिंग है, अगर आप इसको फैलाते हैं तो जितना आप इसको फैलाएंगे, जितनी आप इसकी लंबाई में इंक्रीजिंग करेंगे, इस समय इसकी लंबाई L है, जितना आप इसको फैलाकर इनकी लंबाई में इंक्रीज करेंगे उतना अधिक आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है ना, उतना अधिक फोर्स आप जितना फैलाओगे ये उतना ही आपको अपनी ओर खींचेगा. स्प्रिंग चाहता है वो खिंच जाए? नहीं. तो यानी आप इधर खींच रहे हो, वो इधर आपको खींच रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में. लेंथ आप इधर बढ़ा रहे हो और वो आपको अंदर की ओर खींच रहा है. अपोजिट डायरेक्शन था इसलिए माइनस लगा दिया. जित L आप ज्यादा बढ़ाओगे तो F भी ज्यादा लगाना पड़ेगा. L कम खींचोगे तो वो भी कम खींचेगा. एक कॉफिशिएंट, एक कांस्टेंट आ जाएगा C L. इसी को बोलते हैं फोर्स कॉफिशिएंट या फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक. कि अब अगर हम साइन को छोड़ दें, ओनली फार्मूला फॉर K इज इक्वल टू F बाई L. K इज इक्वल टू F बाई L. जरा इसका क्या देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला. फोर्स mlt माइनस 2, लेंथ L.
m, l तो कट ही जाएगा, t माइनस 2, 1 0 माइनस 2 इसका डायमेंशन हो गया। और ये डायमेंशनल फार्मूला आप देख लें, दोनों का सेम है, किसका, सरफेस टेंशन का और उसका, दोनों का सेम है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग समझते हैं क्या, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट का, प्रत्यास्थता गुणांक का बताता हूं। नाउ सी इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट नंबर 11, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा बताना है इसमें मुझे, इसलिए मैंने इसको खोल रखा है आपको और एकदम डिक्लेयर कर दूं सारी चीज़। जल्दी मिलो भाई, मिल ही नहीं रहा, देख रहे हैं, चलिए मिल गए। ELASTI इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। अब पहले आप इसमें कुछ चीजों को समझें, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। क्या समझें आप इसमें, एक रॉबर्ट हुक थे, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, कहते हैं कि जैसे कोई रबड़ है, ओके, रबर, जब आप इसको फैलाते हैं, मान लीजिए ये रबड़ थी, मैंने इसको खींचकर इतना कर दिया, ये जो हमने इतना फैला दिया ना, पहले इसकी लेंथ अगर इतनी थी L, अब इसको जब फैला दिया कितना, तो इसकी लेंथ हो गई कैपिटल L और प्लस स्मॉल l। तो कहते हैं कि जितना आप इसको खींचते हो, तो कितना खींचा आपने, L, तो खींचने के लिए आपने बल लगाया था, फोर्स लगाया था, तो ये जो रबड़ था वो भी आपको अपनी ओर खींचता है अंदर की ओर, यानी वो आप पर एक्शन फोर्स नहीं, रिएक्शन फोर्स लगाता, ठीक है ना, प्रतिबल लगाता है, एंटी फोर्स लगाता है। आप इधर खींचते हो, रबड़ आपको इधर खींचता है। तो जितना आप खींचोगे, L जितना ज्यादा, जितना आप फैलाओगे, उतना वो भी आपको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तुम ज्यादा खींचोगे, लेंथ ज्यादा बढ़ाओगे, तो वो भी तुमको ज्यादा खींचेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो असल में आप इसको यल ना कहें, इसको आप कहें क्या, इसको आप कहें बेटा, एक सही तरीके से अगर इसको आप स्ट्रेन कहें, स्ट्रेन, आपने बिगाड़ दी है इसकी आकृति, हिंदी में इसको विकृति कहेंगे। जितना आप विकृति, जितना आप बिगाड़ोगे, जितना आप खींचोगे, उतना ही ज्यादा वो आप पर क्या लगाएगा, स्ट्रेस लगाएगा। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं प्रतिबल, लिख दे रहा हूं यहीं पर, प्रतिबल, स्ट्रेस विकृति के अनुप्राणुपाती है। मतलब जितना तुमने उसको खींचा, बिगाड़ा, उतना ही उसने तुमको खींचा, विरोध किया, तुम्हारा अपोज किया, ठीक है ना। यानी प्रतिबल विकृति के क्या है, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप अगर इसको रिलीज करते हैं हाथ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, E मल्टी विकृति स्ट्रेन। इसी E को इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर आप इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ, क्या बोल सकते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको, इसी ई को, या ई प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक। सो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, ये हो गया। बट ये जो हमारा ई है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। लेकिन इनको डिटेल करूंगा मैं जब आप सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर, तब मैं इनको डिटेल करूंगा, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये। लेकिन सर अगर आपसे पूछ लेता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या डायमेंशनल फार्मूला, या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है, तो अगर आपसे चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे ऐसा किसी का भी पूछता है, तो आपको बता देता हूं तरीका। इन सब का वही है डायमेंशनल फार्मूला जो प्रेशर का है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मीन्स लेंथ टू ब्रीथ, मतलब MLT - 2, लेंथ का भी L, ब्रीथ का भी L। यानी सही तरीके से देखें तो यम एक L से एक L कट जाएगा, L - 1 T - 2। ये डायमेंशन 1 - 1 - 2। ये आपके लिए बहुत सिंपल होगा, मैंने कर दिया इतना। डिटेल आपको किस क्लास में, जब आपको सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। नाउ सी बेटा, घनत्व, डेंसिटी, एवरीबडी नोज मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फार्मूला m मतलब m, एंड वॉल्यूम मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो सब लेंथ ही तो है, लेंथ भी लेंथ है, ब्रीथ भी लेंथ ही है, और हाइट भी क्या ही है, लेंथ ही है। तो L⁻³ सो इट विल बी m L - 3, बट इट विल बी रिटन एज m L - 3 T⁻0। इनका डायमेंशन अगर लिखें तो 1 - 3 0। 13 नंबर, व्हाट इज सेइंग, रिलेटिव डेंसिटी। Too many times asked this, आपेक्षिक घनत्व, relative density. What is that? The relative density is, जैसे मान लीजिए कोई सोप सॉल्यूशन है, साबुन का घोल है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन
साबुन के घोल का आपेक्षिक घनत्व। ओके, कैसे निकाल लेंगे? आप कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, वाटर जिसमें आपने घोला है। तो साबुन को घोला है आपने, तो साबुन का भी डेंसिटी तो वही होगा, डेंसिटी का फार्मूला तो यही होगा ml-3T0, चाहे साबुन का हो, सॉल्यूट का, और चाहे सॉल्वेंट का, घनत्व का तो एक ही फार्मूला है। यानी सब खत्म, काटना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन मैं काट देता हूं, m0l0T0। ओके, अगर बात करते हैं इसके डायमेंशन की तो 0 0 0, दिस इज डायमेंशनलेस। अब बात करते हैं किसकी बेटा? अब बात करते हैं इंपल्स की। इंपल्स आवेग, वो भी फोर्स का, बल का आवेग। आपने कभी देखा होगा जब कभी भी बॉल आती है तो बैट को बहुत लीस्ट टाइम के लिए टच करती है, तुरंत लगकर बॉल वापस हो जाती है। तो जब कोई फोर्स बहुत लीस्ट टाइम के लिए लगे तो उसको इंपल्स बोलते हैं, आवेग। तो इनका डायमेंशनल फार्मूला mlt-2। देख लिया फोर्स को मैंने क्यों अमिताभ बच्चन कहा है, कितनी बार यूज है, टाइमिंग का टी। सो mlt-1 because this is -2 and +1, so this is mlt-1. Dimension what will be 1 1 -1. Okay, now see again, forward it. Now my dear students, अब देखते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इंग्लिश में इनको रेखीय संवेग बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज दिस? हम आपको बता दें, जरा सा हल्का सा हिंदी में आऊंगा मैं। संवेग ये दो शब्दों से बना है, सम प्लस वेग। संग का फुल फॉर्म संहति है, प्लस वेग। संहति को इंग्लिश में मास कहते हैं, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। अब यहां से अगर मोमेंटम को कहें तो मास इनटू वेलोसिटी। ओके, लेकिन अगर बात करें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स ऑफ फोर्स एंड, सो आपको बताया है मैंने, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, एंड दैट्स नाउ डेल्टा P is equal to F into delta T. Now take the dimensional formula. मास को m और वेलोसिटी का LT-1 जो हम आपको बता चुके हैं, और यहां से निकालते हैं तो भी फोर्स का mlt-2, टाइमिंग का T, दिस विल बी mlt-1 because -2 + 1, dimension 1 1 -1. Okay, now the very next and very important, universal gas constant, सार्वत्रिक गैस नियतांक। कैपिटल R। अब आपको बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट, एक आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, उसको बोलते हैं PV बराबर nRT, जहां P जो है वो प्रेशर ऑफ गैस है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, N
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पार्टिकल, गैस पार्टिकल्स का नंबर्स है। आर आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर ऑफ गैस है। ठीक है बेटा, अभी आपको आर का ही निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जिसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए उसका फिजिकल फार्मूला चाहिए। यस, देन क्रिएट द फिजिकल फार्मूला। आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। ओके, नाउ टेक द dimensional formula of R. So pressure is equal to force upon area, volume is volume. Okay, नंबर ऑफ मोल्स, संख्याओं का कोई क्या नहीं होता, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, नंबर्स का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता। एंड टी इज टेम्परेचर। समटाइम्स एनीबडी फॉरगॉट दैट दिस इज टाइम, देन यू विल बी फॉल्टेड। सो नाउ find out this. Dear students, see dimensional formula of R. Force means MLT minus 2 है ना फोर्स अमिताभ बच्चन। वॉल्यूम मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, दैट मीन टू से L टू दी पावर 3, चूंकि सब लेंथ ही है। एरिया मीन्स L स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रीथ। T टेम्परेचर थीटा एच, दैट विल बी, आप कभी ऐसे नहीं काटिएगा जैसे हम काट देते हैं, आप छोड़ दीजिएगा L स्क्वायर T माइनस 2 थीटा एच माइनस 1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर। ये सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमीय क्या है, सूत्र है। डायमेंशन की अगर बात कर दें 1 2 -2 -1। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? एक्चुअली सबसे पहले जान जाइए है क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कहते हैं द रेशियो ऑफ सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कोएफिशिएंट एंड आवोगाद्रो नंबर इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कोएफिशिएंट। सार्वत्रिक गैस नियतांक एवं आवोगाद्रो संख्या के अनुपात को बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। ठीक है, अगर आपको सही सही दिखाऊं मैं इस चीज को, तो इसमें खास बात क्या है ये देखें। KB इज इक्वल टू R अपॉन NA। तो अगर आपसे KB का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए, विमीय सूत्र बोल्ट्जमैन नियतांक का ऑफ KB, वेरी इजी। R का तो आपको पता ही है, ML स्क्वायर T माइनस 2 थीटा H माइनस 1। और आप जानते हैं नंबर्स का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं। नंबर्स NA आवोगाद्रो संख्या 23, तो वही होगा जो सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कोएफिशिएंट का होता है। एक बार इसका डेफिनेशन पूछ लिया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो लोग चौंक गए थे, अरे बोल्ट्जमैन नियतांक का फार्मूला, बोल्ट्जमैन नियतांक क्या है? अब क्या करें, कुछ है नहीं, सिर्फ आपसे पूछ लिया था, बस यही है, सिंपल।
ओके, नाउ सी फॉरवर्ड इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी पर, हीट पर। कुछ नंबर ये 18 नंबर है। हीट पर चलते हैं, ऊष्मा पर। फर्स्ट आई वॉन्ट टू से टू यू माई डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? हीट, एवरीबडी नोज हीट क्या है। एक्चुअल में एनर्जी ही हीट है, एनर्जी ही हीट है। बट हीट को जरा सा मैं कैटेगराइज करता हूं, क्योंकि इसके दो तरीके से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हीट, जब हम किसी चीज को हीट देते हैं तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेंज होता है। सबसे पहले टेम्परेचर चेंज होता है हीट देने पर, ठीक है। जैसे वाटर को आप हीट दीजिए तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर हीट करते करते एक समय ऐसा आता है कि वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, भाप में बदल जाती है। यानी फिर क्या चेंज होता है? फिर स्टेट चेंज हो जाता है। पहले टेम्परेचर चेंज, फिर हीट देते देते स्टेट चेंज, पानी भाप बन गया। इस समय हम हीट को कैटेगराइज करते हैं स्पेसिफिक हीट, और इस समय लैटेंट हीट। पहले ये सब 9th में हुआ करता था, अब हट गया। अब एक एक करके दोनों को देखते हैं बेटा। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। हो सकता है स्पेसिफिक की स्पेलिंग गलत हो। विशिष्ट उष्मा इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या है? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट दें, ठीक है ना। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m1 है और इसका मास थोड़ा और ज्यादा है m2, और दोनों का टेम्परेचर हमको बढ़ाना है। सेम, इसका टेम्परेचर भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर भी 2 ही डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। दोनों के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग। किसको हीट अधिक देना पड़ेगी? ऑब्वियसली इसको हीट क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी दी गई जो ऊष्मा है, हीट, वो मास पर क्या करती है? डिपेंड करती है। ज़्यादा मास है तो हीट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं दोनों की क्वांटिटी सेम कर दूं, लेकिन इसका मुझे 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, मास सेम है, और इसका मुझे 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। अब किसको अधिक हीट देना पड़ेगा? जाहिर सी बात है इसको अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है। यानी हीट जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कितना टेम्परेचर क्या करना है, चेंज करना है। ज़्यादा चेंज करना है अगर, तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। कम चेंजिंग करनी है हीट टेम्परेचर में, तो कम हीट देना पड़ेगा। दोनों को एक साथ कर लीजिए, m इंटू डेल्टा टी। इसको रिलीज कर दीजिए, एक कॉफिशिएंट, एक कांस्टेंट आ जाएगा c इंटू यम इंटू डेल्टा टी। हम लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, जहां c वेयर c इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस। ये उस सबस्टेंस का स्पेसिफिक हीट है। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान m इंटू डेल्टा टी। यहां डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां से इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, डायमेंशनल फार्मूला C का, स्पेसिफिक हीट का, तो Q क्या है? मैं आपसे पहले कह चुका, ये वर्क डन ही है।
ऊष्मा मतलब ऊर्जा, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी वर्क ही एनर्जी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स mlt - 2, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ बल अमिताभ बच्चन है, डिस्प्लेसमेंट l, मास m, टेम्परेचर θh, mm कैंसिल, सो m टू द पावर 0, l स्क्वायर, t - 2 एंड θh की पावर -1। नाउ 0 2 -2 -1, this is the, what is that? Heat, स्पेसिफिक हीट। अब आपको लैटेंट हीट भी दिखाता हूं, क्या चीज है लैटेंट हीट। जरा सा लैटेंट हीट देखते हैं, इसमें क्या है। मैंने आपसे लैटेंट हीट पर क्या कहा, इसमें स्टेट चेंज हो जाता है, वाटर टू वेपर हो जाता है। लेकिन जानते हैं स्टेट चेंज कब होता है, जब मैं पानी हूं, पहले मैं खूब उसमें खा लूं, उसमें मैंने जब तक मैं उसमें एब्जॉर्ब करता रहा, हीट एब्जॉर्ब करता रहा, मेरा टेम्परेचर खूब बढ़ गया। एक समय ऐसा आ गया मेरा हीट एब्जॉर्ब करने की लिमिट ओवर हो गई, फिर मैं जो हीट लूंगा उससे मैं वेपर बनूंगा, ना कि अपना टेम्परेचर क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। समझ सके इस चीज को, यानी कि तब आप जो हीट देंगे वो टेम्परेचर चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? ना टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा, नो टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा। क्या करेगा? स्टेट चेंज करेगा, ठीक है ना, स्टेट चेंज करेगा। अब मान लीजिए ये है और उसका ज़्यादा क्वांटिटी है m, और ये ज़्यादा क्वांटिटी m2, ये ज़्यादा ये कम है, टेम्परेचर दोनों का नहीं बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जितना हीट लेना था दोनों हीट क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं। अब टेम्परेचर अपना नहीं बढ़ा सकते, स्टेट चेंज करना है। अब आप बताएं, इतने लोग को मुझे वाटर से वेपर बनाना, फिर इतनी क्वांटिटी को वाटर से वेपर बनाना है, किसको अधिक हीट देना पड़ेगा? जाहिर सी बात है इसको अधिक हीट देना पड़ेगा। यानी अब दी गई हीट जो है केवल मास पर डिपेंड करेगी। ज़्यादा मास वाले को जिसको कन्वर्ट करना है वाटर टू वेपर में, उसको अधिक हीट देना पड़ेगा। इसको रिलीज करें, ml आ जाएगा एक कोएफिशिएंट, जहां l लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा इसको बोलते हैं। लैटेंट हीट को क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। L is latent heat of substance. L is equal to delta Q by M। अगर यहां से हमको इसका डायमेंशनल क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है, लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो देखें कैसे निकालेंगे। ये तो आपको पता है कि हीट क्या है, वर्क ही है। वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब यही mlt, m l स्क्वायर t - 2, और मास का तो m होता ही है। वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू फार्मूलाज, ओके। अब हम लोग आगे देखेंगे बेटा, आगे क्या देखते हैं अभी आपको दिखाते हैं। लेट्स सी फॉरवर्ड इट। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट। व्हाट इज माय डियर स्टूडेंट? विस्कोसिटी कोफिशिएंट। व्हाट इज दिस? विस्कोसिटी कोफिशिएंट आपको दिखाता हूं। बहुत कुछ आप लोग को बताना होता है, कुछ छूट ना जाए इसलिए बुक लेकर बैठता हूं मैं। विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ऐसा नहीं है जब चैप्टर आएगा तो भी आपको सारी चीज पढ़ाई जाएगी, बट एक इंट्रो आपको दे दे रहा हूं। विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या चीज है, इनका भी डायमेंशनल फार्मूला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं श्यानता गुणांक।
ठीक है ना। क्या चीज है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली देखिए, जैसे कोई नदी है और ये नदी का ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल नदी का तली, उसके ऊपर वाटर है, पहली लेयर वाटर की, दूसरी लेयर वाटर की, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ। आप बताएं सबसे तेज कौन सी लेयर चलेगी? ऊपर वाली। उससे नीचे वाली थोड़ी धीमे चलेगी, उसके भी नीचे वाली थोड़ी और धीमे, उसके भी नीचे वाली थोड़ी और धीमे, और सबसे नीचे वाली सबसे धीमे चलती है, क्योंकि वो टच है किससे? ग्राउंड से, और ग्राउंड चल नहीं सकती। जैसे हम क्या हैं, खड़े हैं, जमीन में फ्रिक्शन है, वो हमको चलने देगी? नहीं। अगर बर्फ पर खड़े होते तो फिसल जाते। यानी जो ग्राउंड लेवल से टच है लेयर, वो उतना तेज नहीं भागेगी, और जैसे जैसे आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएंगे स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी आपसे सही कहें तो अगर सच कहें तो सबसे धीमे कौन सी चलेगी? सबसे नीचे वाली। अगर इसकी वेलोसिटी v है, सबसे ऊपर वाली सबसे तेज चलेगी, तो इसकी वेलोसिटी v प्लस क्या है? डेल्टा v। इसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं इनके बीच अगर डिस्टेंस कितना है? डेल्टा जेड। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही ऊपर वाला तेज चलेगा और नीचे वाला क्या चलेगा? धीमे। इसकी और इसकी वेलोसिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसकी और इसकी वेलोसिटी में अंतर बहुत क्या है? ज़्यादा है। समझ सके इस चीज को। अब आपसे एक चीज और कहते हैं, ये भी समझिएगा। क्या चीज? जब चलते हैं तो ऊपर की परत आगे और नीचे की परत वो भी आगे चलती है, नीचे वाली लेयर भी, लेकिन उतनी तेज नहीं जितनी तेज ऊपर वाली। तो दोनों के बीच एक फ्रिक्शन होने लगता है। अगर दोनों साथ साथ चलते तो फ्रिक्शन ना होता, लेकिन जब एक आगे और एक पीछे हो जाता तो फ्रिक्शन होता है। ठीक है ना। और ये जो फ्रिक्शन है, ये जितना एरिया एक दूसरे की टच में होगा उतना ज्यादा होगा। बताओ, आप ही सोचो, फ्रिक्शन कब ज्यादा लगेगा? इस समय ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा कि इस समय? इस समय। जितना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर होगा हिस्सा, उतना ज्यादा रगड़ पड़ेगा। तो जो फ्रिक्शन है इन दोनों लेयर्स के बीच, वो इनके कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड करेगा। जितना एक दूसरे के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट एरिया, संपर्क सतह पर डिपेंड करेगा, जितना कांटेक्ट में है। ठीक है ना। अब आपसे एक चीज और कहते हैं, ये जो फोर्स है ये एक चीज पर और डिपेंड करेगा, वेलोसिटी डिफरेंस पर भी डिपेंड करेगा। आप सोचिए, कोई मेरा हाथ पकड़ के तेजी से भागे और मैं धीमे से भागूं, तो हम दोनों के बीच खींचातान होगी कि नहीं होगी? और अगर हम दोनों समान रफ्तार से भागे तो खींचातान नहीं होगी। जैसे फिल्म में हीरो अगर हीरोइन के साथ भागता है, अगर दोनों सेम रफ्तार से भागते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आराम से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हीरोइन हमेशा पीछे रह जाती है, हीरो आगे बढ़ जाता है, तो खींचातान हो जाती है दोनों में, बार बार हीरो को रुकना पड़ता है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज में क्या है? अंतर है। तो फिर यानी फोर्सेस ज्यादा लगेंगी अगर वेलोसिटीज में अंतर क्या होगा? ज्यादा होगा। और आपसे चीज कहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर जितना दूर होंगे एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को टच करते तो अफेक्ट करेंगे, लेकिन ये और ये एक दूसरे को टच नहीं करते तो अफेक्ट नहीं करेंगे। यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। डिस्टेंस ज्यादा, जैसे दो लोग के बीच, ये देखिए, अगर हम दोनों के हाथों के बीच एकदम चपक जाए दोनों हाथ, तो चलेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और दूर दूर है एकदम हल्का चपके हैं तो आराम से निकल जाएंगे दोनों। ठीक है ना। यानी कि जितना गैप ज्यादा होगा दोनों एक दूसरे को फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, और जितना गैप कम होगा कम से कम अधिक फ्रिक्शन लगेगा, रगड़ अधिक पड़ेगी। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब एक काम करें, इन तीनों को एक साथ ले आए, डेल्टा ए, डेल्टा वी, डेल्टा जेड। बहुत लोग फार्मूला लिखकर डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन मैं फार्मूला लिखकर डायरेक्ट नहीं बताता। क्यों? अरे जब आएगा चैप्टर तब देखा जाएगा, थोड़ी इंट्रो आज ही ले लेते हैं। बेटा ये जब रिलीज करेंगे इक्वल लगेगा, एक कॉफिशिएंट आएगा एटा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। इसी एटा को ही विस्कोसिटी कॉफिशिएंट, श्यानता गुणांक कहते हैं। वेयर एटा इज कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक है। असल में ये फ्रिक्शन ही है, घर्षण ही है ये। लेकिन जब लिक्विड्स के बीच घर्षण होने लगे, जैसे आपके गाल को पकड़ के दीवार पर रगड़ दूं कस के, तो उड़ जाएगी चमड़ी,
सड़क पे गिरने के बाद आपको कस की घसीट दिया जाए, वही फ्रिक्शन है, वही यहाँ पर भी है, लेकिन दो लिक्विड्स के बीच है। आपको एटा का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। अब बचा ही क्या है, ये जेड डेल्टा जेड क्या है, गैप ही तो है इनके बीच। अब बचा ही क्या है, एटा बराबर, मैंने कहा था जिसका आपको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए उसका आपको फिजिकल फार्मूला, एफ इंटू डेल्टा जेड इधर भेज दिया अपान डेल्टा वी कहाँ आ गया, नीचे, इंटू डेल्टा ए भी कहाँ आ गया, नीचे। अब आपको इनका चाहिए डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स z डिस्टेंस ही तो है इन दोनों लेयर्स के बीच, v वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी का बता चुका हूं LT-1, एरिया सबको पता है L²। अब जो कटे काट दीजिए, L² से L कट जाएगा, m बचा है ऊपर, एक L ऊपर जाएगा, L की पावर -1, T की पावर -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा। सो जो रिजल्ट आएगा एटा का वो m L -1 T -1, ओके, और डायमेंशन 1 -1 ये हो गया बेटा आपका। अब आगे की देखते हैं बारी, आगे की देखते हैं कुछ डायमेंशन फार्मूलाइज।